नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मन आज के दिन भी एक बात हजार बार कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनावी बातें करते हैं। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, मोदी के सियासी दुश्मन ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिससे लगता है कि भारत की पॉलिटिक्स अब ऐसे ही चलेगी। आज मोदी ने राजनीति की एक नई और अच्छी तस्वीर दिखाई। सोचिए, गुजरात में भी कुछ दिनों बाद चुनाव है, राजस्थान में भी कुछ महीने बाद चुनाव है। मोदी आज ऐसे मंच पर थे जिस पर एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तो दूसरी तरफ गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के मुख्यमंत्री की तारीफ की और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की तारीफ की। दोनों अलग अलग पार्टी के हैं, कुछ ही महीने में चुनाव भी है। यह हुआ कैसे, मौका क्या था, मंच क्या था, जगह कौन सी थी, दोनों ने एक दूसरे के बारे में क्या कहा, यह आपको इस रिपोर्ट से समझाते हैं। नरेंद्र मोदी को शहंशाह बताने वाले, नरेंद्र मोदी को हिटलर कहने वाले, मोदी के लिए पेपीएम और तानाशाह राज का डायलॉग मारने वाले, सोशल मीडिया पर मोदी को बुरा भला कहने वाले सभी लोग गौर से देखें। इन तस्वीरों को राहुल गांधी भी देखें, अरविंद केजरीवाल भी देखें, नीतीश कुमार भी और ममता बनर्जी भी देखें। मोदी अपने विरोधी से मिलते भी हैं, मोदी अपने विरोधी के साथ मंच भी साझा करते हैं और मोदी अपने विरोधी की तारीफ भी करते हैं। अगर भरोसा ना हो तो प्रधानमंत्री को केवल 30 सेकंड तक सुन लीजिए। मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। तो उनका यहां आना, इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना। जगह राजस्थान का मानगढ़, मौका मानगढ़ धाम की गौरव गाथा, जहां 3 राज्यों की 99 आदिवासी बहुल सीटों का फैसला होता है। जिस मानगढ़ धाम को आदिवासी वोटों का मैग्नेट कहा जाता है, वहां मोदी ने 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपने साथ बिठाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने सबसे करीब वाली कुर्सी देकर प्रधानमंत्री ने गहलोत को सबसे सीनियर मुख्यमंत्री बताया। हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है, सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। यह सब तब हुआ जब कुछ महीनों बाद राजस्थान में मुख्यमंत्री वाले चुनाव होने वाले हैं। एक बात और जान लीजिए, जिस तरह नरेंद्र मोदी पर गुजरात में बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी है, उसी तरह कांग्रेस ने गुजरात की जिम्मेदारी अशोक गहलोत को दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मतलब वो तो कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर बहुत पॉपुलर है तो उन्हें तिहाड़ में लॉज्ड एक कॉनमैन, आप ही कह रहे हैं कॉनमैन है। अभी तक इनको गुजरात में कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बीजेपी और कांग्रेस के अंदर ऐसी अच्छी सेटिंग थी कि दोनों को चुनाव तो लड़ते ही नहीं थे, दोनों सेटिंग करके। इस बार इन लोगों को चुनाव के पहले संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां आ गई है। गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत इफेक्टिवली लड़ रही है और गुजरात चुनाव को कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी। बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है और जो आम आदमी पार्टी का है पूरा हवा में है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। आप मीडिया का मतलब वहां से वो फंडिंग करते हैं, दिल्ली से एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो हवा बना रखा है। बट कांग्रेस पार्टी इज ए सॉलिड पार्टी इन गुजरात। कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन देयर। चुनाव के मैदान में टक्कर होगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मिलें तो बात भी न करें। आज भी ऐसा होता है कि 2 विरोधी पार्टियों के नेता मिल सकते हैं। आज भी ऐसा होता है कि विरोधी पार्टियों के नेता मंच शेयर कर सकते हैं। जो लोग डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी चिल्लाते हैं और मोदी को ऑटोक्रेट बताते हैं, वो अशोक गहलोत को भी सुन लें। लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक जो देश इतिहास बना रहा है दुनिया के अंदर, उसके बारे में मुझे कहना नहीं, क्योंकि आज दुनिया की पहचान भी हमारे मुल्क का जो मान सम्मान है वो कहां से कहां पहुंच गया। कहां तो हम गुलामी की जंजीर में झगड़े हुए थे, जिसकी कहानी हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं,
और कहाँ पर आज देश कहाँ पहुंचा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद नहीं वहां लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से ये देश आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री का सम्मान लोकतंत्र की वजह से है और लोकतंत्र का सम्मान प्रधानमंत्री के सम्मान में है। अशोक गहलोत सीनियर मुख्यमंत्री हैं, इसलिए ये बात जानते हैं, वरना इस दौर में प्रधानमंत्री को भी गालियां देने का फैशन सा है। कांग्रेस अपने ऑफिशियल हैंडल से मोदी को शहंशाह कह देती है, जब जी में आया तो उनको हिटलर बता देती है। राहुल गांधी पे पीएम का जुमला छोड़ देते हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी हिटलर और तानाशाह राज वाला डायलॉग मार देती है। नरेंद्र मोदी जब अशोक गहलोत की तारीफ कर रहे थे तब कांग्रेस के वॉर रूम में यह कार्टून बनाया जा रहा था। मोदी जब मानगढ़ से निकलकर पंचमहल के आदिवासी बच्चों के लिए स्कूल खोलने जा रहे थे तब कांग्रेस का इकोसिस्टम मैं और मेरा कैमरा कैप्शन लगाकर इस कार्टून को वायरल कर रहा था। यह विरोधियों की नियत है। अब प्रधानमंत्री की नियत देखिए। नरेंद्र मोदी ने आज पार्टी पॉलिटिक्स वाली कोई बात नहीं की। बांसवाड़ा के मानगढ़ तीर्थ पर हजारों आदिवासी जुटे। क्षण और पल यहां से जाने वाला मैसेज गुजरात चुनाव पर असर डालेगा, ये जानते हुए भी नरेंद्र मोदी ने वोट वाली अपील नहीं की। मोदी ने बस आदिवासी समाज के इतिहास और आजादी की लड़ाई में उनके योगदान की गौरव गाथा सुनाई। पूरा नहीं होता। भारत का अतीत, भारत का इतिहास, भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य आदिवासी समाज के बिना पूरा नहीं होता। हमारी आजादी की लड़ाई का भी पग पग इतिहास का पन्ना पन्ना आदिवासी वीरता से भरा पड़ा है। 1857 की क्रांति से भी पहले विदेशी हुकूमत के खिलाफ आदिवासी समाज ने संग्राम का बिगुल फूंका था। 1780, आप सोचिए 1857 से भी पहले 1780 में संथाल में तिलका मांझी के नेतृत्व में दामिन सत्याग्रह लड़ा गया था, दामिन संग्राम लड़ा गया था। 1830-32 में बुधू भगत के नेतृत्व में देश लड़का आंदोलन का गवाह बना। 1855 में आजादी की यही ज्वाला सिद्धू कान्हा क्रांति के रूप में जल उठी। इसी तरह भगवान बिरसा मुंडा ने लाखों आदिवासियों में क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित की। वो बहुत कम आयु में चले गए, लेकिन उनकी ऊर्जा, उनकी देशभक्ति और उनका हौसला ताना भगत आंदोलन जैसी क्रांतियों का आधार बना। मोदी मानगढ़ क्यों आए और 3-3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को क्यों बुलाया, इसे समझने के लिए मानगढ़ के बारे में कुछ बातें जानना जरूरी है। बांसवाड़ा का मानगढ़ बॉर्डर पर है। यहाँ 3 राज्यों का बॉर्डर मिलता है। एक ओर राजस्थान है, दूसरी ओर गुजरात और तीसरी तरफ है मध्य प्रदेश। इन तीनों ही राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। गुजरात में 1-2 दिन के अंदर चुनाव का ऐलान होने वाला है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगले साल यानी 2023 में वोट पड़ेंगे। राजस्थान और गुजरात का आदिवासी बहुल इलाका मानगढ़ की पहाड़ियों से ही शुरू होता है और मध्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए भी मानगढ़ तीर्थ से कम नहीं है।
3 राज्यों की 99 सीटों पर मानगढ़ के मैग्नेट का इफेक्ट कैसे पड़ता है, इसे समझते हैं। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों में से 27 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से 25 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं और मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों में से 47 एसटी रिजर्व हैं। आदिवासियों के लिए रिजर्व सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में टफ फाइट रहती है। 2017 के गुजरात चुनाव में 27 आदिवासी रिजर्व सीटों में से बीजेपी ने 10 सीटें जीती और कांग्रेस ने 15। 2018 के राजस्थान चुनाव में बीजेपी ने 8 और कांग्रेस ने 13 एसटी रिजर्व सीटें जीती थी। 2018 के ही मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी ने 16 और कांग्रेस ने 30 रिजर्व सीटें जीती थी। मानगढ़ में जो नरसंहार हुआ, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए मोदी को ये तीनों राज्य जीतने हैं। इसके लिए आदिवासी वोट अहम है। 99 रिजर्व सीटों के अलावा आदिवासी वोट अगल बगल की 50 सीटों पर भी निर्णायक है। इसीलिए मोदी ने अपना मैसेज देने के लिए मानगढ़ को चुना। मानगढ़ की पहाड़ियों पर बना यह स्मारक भील आदिवासियों की बहादुरी का स्मारक है। आजादी की लड़ाई के दौरान यहाँ भील और अन्य आदिवासी समुदायों ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। श्री गोविंद गुरु के नेतृत्व में 17 नवंबर 1913 को 1.5 लाख से अधिक भीलों ने मानगढ़ पहाड़ी पर सभा की थी, जिसे घेरकर अंग्रेजों ने गोलियां चला दी, जिसमें लगभग 1500 आदिवासियों की जानें चली गई थी। अशोक जी, मोदी ने अपने मंच पर अशोक गहलोत को बुलाया तो चुपचाप नहीं बिठाया। मोदी से पहले गहलोत को बोलने का मौका दिया गया। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। हमने प्रधानमंत्री महोदय को रिक्वेस्ट भी की है कि समय आ गया कि हम लोग क्यों नहीं इसको एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इसकी स्थापना करें, जिससे कि पूरे देश जो जलियांवाला बाग की कहानी जानता है, इतिहास जानता है, त्याग और बलिदान किस प्रकार हुए, वहाँ उसकी पहचान पूरे मुल्क के अंदर है। उसी प्रकार से मानगढ़ धाम की पहचान भी बने देश के अंदर कि आदिवासी समाज भी उस जमाने में पीछे नहीं था किसी से भी। मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से आह्वान करता हूं कि वे जब प्रधानमंत्री की बारी आई तो उन्होंने पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ जवाब दिया, नहीं, मोदी कांग्रेस के साथ कोई फिक्स मैच नहीं खेल रहे। अशोक गहलोत के साथ मोदी की कोई सेटिंग नहीं हुई है। प्रधानमंत्री का शिष्टाचार अलग है, उनकी पॉलिटिकल लाइन एकदम क्लियर है। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ में जो नरसंहार हुआ, वो अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता की पराकाष्ठा थी। एक और आजादी में निष्ठा रखने वाले भोले भाले आदिवासी भाई बहन, तो दूसरी ओर दुनिया को गुलाम बनाने की सोच। मानगढ़ की इस पहाड़ी पर अंग्रेजी हुकूमत ने 1,500 से ज्यादा युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं को घेर करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, एक साथ 1,500 से ज्यादा लोगों की जघन्य हत्या करने का पाप किया गया। दुर्भाग्य से आदिवासी समाज के इस संघर्ष और बलिदान को आजादी के बाद लिखे गए इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। आजादी के अमृत महोत्सव में आज देश उस कमी को पूरा कर रहा है। मोदी के विरोधी अक्सर डबल इंजन पर व्यंग करते हैं। राहुल गांधी ने तो डबल इंजन का भ्रष्टाचार वाली टैगलाइन ही क्रिएट कर दी है। प्रधानमंत्री के पॉलिटिकल दुश्मन आरोप लगाते हैं कि सारी योजनाएं गुजरात ही जाती हैं। राजस्थान की धरती से मोदी ने इसकी सच्चाई बताई। अशोक गहलोत को मंच पर बिठाकर मोदी ने अहमदाबाद उदयपुर ब्रॉडगेज लाइन के बारे में बात की। अहमदाबाद से उदयपुर तक 300 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को ब्रॉडगेज में बदला गया है। कल ही प्रधानमंत्री ने इस नई रेलवे लाइन पर पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कांग्रेस ने कार्टून बनाकर जिस हरी झंडी का मजाक उड़ाया, उससे राजस्थान के लोगों का फायदा होने वाला है। उदयपुर से अहमदाबाद के बीच 10 घंटे का सफर अब 5 घंटे में पूरा होगा। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ को फायदा होगा।
ब्रॉडगेज लाइन से जुड़ने वाले इलाके आदिवासी बहुल हैं। नई रेल लाइन से राजस्थान आने वाले पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी। आपने देखा होगा, कल शाम ही मुझे अहमदाबाद से उदयपुर ब्रॉडगेज लाइन पर चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का अवसर मिला है। 300 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन का ब्रॉडगेज में बदलना राजस्थान के हमारे भाई और बहनों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस परिवर्तन से राजस्थान के अनेक आदिवासी क्षेत्र गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों से जुड़ जाएंगे। इस नई रेल लाइन से राजस्थान के टूरिज्म को भी बड़ा लाभ होगा, यहां के औद्योगिक विकास में भी मदद मिलेगी। इससे युवाओं को रोजगार की भी नई संभावनाएं बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि विरोधियों को मोदी के काम से होने वाले फायदे नहीं मालूम, वो सब जानते हैं, फिर भी विरोध के लिए विरोध करते रहते हैं। गहलोत जैसे सीनियर लीडर जब मंच पर साथ आते हैं तो सच बोल जाते हैं। यह सच्चाई भी कई लोगों को अखर जाती है। देश में हादसे तो पहले भी बहुत से हुए हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि प्रधानमंत्री खुद घटनास्थल पर पहुंच जाएं। आज मोरबी में यही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोरबी में उस जगह पर गए जहां यह पुल गिरा। वो उस सिविल हॉस्पिटल में भी गए जहां इस हादसे के घायल भर्ती हैं। उन्होंने उन परिवारों से भी मुलाकात की जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है। और उसके बाद उन्होंने गुजरात सरकार के मंत्रियों को, अफसरों को कह दिया कि जो भी जिम्मेदार हो वो छूटना नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए। कार्रवाई ऐसी सख्त हो कि नजीर बन जाए। पिछले 3 दिनों में यह सवाल बहुत हो चुका कि मोरबी में ऐसा क्यों हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सवाल तो जरूर पूछा होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जब मोरबी पहुंचकर यह कहते हैं कि किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई नेता हो या कोई अधिकारी हो, तो फिर हादसे की साफ सुथरी जांच का आधार तय हो जाता है। रिपोर्ट देखिए। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी बता रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुन रहे थे और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पीछे खड़े थे। मोरबी के साथ साथ पूरा देश रो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भावुक हैं। कल उनके लिए ऐसे कार्यक्रम थे जिन्हें टाला नहीं जा सकता था। इसीलिए उन्होंने ये पहले ही तय कर लिया था कि दुख की इस घड़ी में वो मोरबी तो जरूर जाएंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जगह पर पहुंचे जहां यह दुर्घटना हुई। इसी मौत के पुल के ऊपर प्रधानमंत्री खड़े थे। उनके सामने टूटा हुआ पुल अभी भी दिख रहा था। मोदी ने पुल का मुआयना किया। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी से घटना की पूरी जानकारी ली। हर्ष सांघवी की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो प्रधानमंत्री को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे रहे थे। वो बता रहे थे कि कैसे इस हैंगिंग पुल पर अचानक से लोगों का इतना भार आ गया कि ये टूट गया। हादसे के बाद सरकार की तरफ से हर्ष सांघवी ही घटनास्थल पर सबसे पहले आए थे और पिछले 3 दिनों से वो गुजरात में ही हैं। इसीलिए उन्हें इस घटना से जुड़े हर ऑपरेशन की पूरी जानकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब मोरबी के पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत इसी पॉइंट से की जहां पे ये दर्दनाक हादसा हुआ, ये खौफनाक हादसा हुआ जिसमें 135 लोगों की जान चली गई। आपको सबसे पहले हम ठीक वही जगह दिखाते हैं जहां प्रधानमंत्री पहुंचे। आपको मैं दिखाता हूं। इस दरवाजे से वो एंटर हुए। हालांकि जो रास्ता है वो यहाँ से है, लेकिन पीएम इस दरवाजे से एंटर हुए और यहाँ से आने के बाद वो सीधा आकर के पहले इस ब्रिज को उन्होंने देखा, इस जगह को उन्होंने समझने की कोशिश की। उनके साथ मुख्यमंत्री थे, राज्य सरकार के जो संलग्न अधिकारी हैं वो थे और गृह मंत्री थे गुजरात के, जिन्होंने उन्हें तमाम बारीकियां जो हैं इस पूरे मुद्दे की वो समझाई। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने यहाँ से आकर के पहले ये समझने की कोशिश की कि आखिर इस पुल का जो डिज़ाइन है वो किस तरह का था। जो बातें चल रही हैं कि इसकी ये तारे जो हैं इसमें जंग लगी हुई थी, उसको समझने की कोशिश की। कैसे ये हादसा हुआ होगा, ये जो फैक्ट्स शेयर किए गए वो यहाँ पे समझने की कोशिश की। पुल से हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किनारे पर पहुंचे। वहां भी उन्हें जानकारियां दी गईं। यहां ब्रीफ करने के लिए बाकी अधिकारी भी मौजूद थे। असल में जब से घटना हुई, प्रधानमंत्री भी लगातार इसका अपडेट ले रहे हैं। इसीलिए उनके मन में बहुत से सवाल रहे होंगे।
बाकायदा उन्होंने यहाँ जब गृह मंत्री से वो बात कर रहे थे, अधिकारियों से बात कर रहे थे, तो पूछा भी कि इस जगह पे रेस्क्यू ऑपरेशंस कैसे हुए, किस तरह से लोगों को निकाला गया होगा, किस तरह से सारे जो रेस्क्यू ऑपरेशंस थे उसको अंजाम कैसे दिया, यहाँ पे व्यवस्थाएं क्या थी, लोग आते कहाँ से थे, कैसे सिस्टम बना हुआ था। उन्होंने ये भी यहाँ पे आकर के देखा बाकायदा कि ये जो पूरा पाथवे बना हुआ था, इस पाथवे से लोगों को यहाँ पे सीढ़ी से ऊपर लाया जाता था। विजुअल्स में भी आपने देखा होगा, गृह मंत्री खुद उन्हें ये बात समझाते हुए नज़र आए यहाँ पे। और जब वो आए उन्होंने देखा, एक एक चीज़ को उन्होंने समझने की कोशिश की। यहाँ से जैसे लोग आते हैं तो यहाँ पे किस तरह का अरेंजमेंट था जब लोग आते हैं तो, और किस तरह से वो पुल पर जाते थे, यहाँ क्या व्यवस्थाएं थी, इतनी छोटी जगह में कैसे चीज़ें मैनेज हो रही थी, ये सारी चीज़ें उन्होंने समझने की कोशिश की। मोरबी पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आए। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया, अस्पताल में घायलों से मुलाकात की, वहां हालचाल जाना। इसके अलावा पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की, उनका दर्द साझा किया और फिर एसपी दफ्तर में एक हाई लेवल मीटिंग भी की, जिसमें प्रधानमंत्री ने बहुत कड़े निर्देश दिए हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि घटना की पूरी तरह से क्लीन जांच होनी चाहिए। मोदी ने कहा कि जांच सिर्फ तथ्यों के आधार पर ही होनी चाहिए। इसके अलावा यह भी निर्देश दिए कि जांच पूरी तरह से साइंटिफिक होनी चाहिए। यह भी कहा गया कि राजनीतिक या अधिकारियों के दबाव में जांच न हो, जो भी दोषी पाया जाए उस पर सख्ती से कार्रवाई हो। यहाँ अधिकारियों के साथ बैठक में, यहाँ इस जगह का अवलोकन करने के बाद और बाद में हॉस्पिटल विजिट करने के बाद अधिकारियों के साथ जो उन्होंने बैठक की है, उसमें स्पष्ट उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो जांच हो इस मामले की वो एकदम क्लीन होनी चाहिए, एकदम ऑथेंटिक होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जांच में किसी का भी दखल सहन नहीं किया जाना चाहिए, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे ब्यूरोक्रेट हो, किसी का भी दखल जांच में नहीं होना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि तथ्यों के आधार पे जांच होनी चाहिए, साइंटिफिक तरीके से तथ्यों को जुटाया जाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से जांच को कोई अफेक्ट ना कर सके और ना ही किसी के दबाव में ये जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, न्याय होना चाहिए, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमें पता चला है, जैसे कि ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि वो यहाँ जब आ रहे हैं तो विक्टिम्स के लिए भी कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। पता ये चला है कि अधिकारियों को ये कहा गया है कि एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए जितने भी पीड़ित हैं उनके लिए कुछ फ्यूचर प्लान्स बनाए जाएं, उनके बेटरमेंट के लिए, और साथ ही उनकी नीड्स को पहले एसेस किया जाए, उनकी रिक्वायरमेंट्स को एसेस किया जाए, और उसके बाद जो उन्हें ठीक लगता है, जो उनके लिए ठीक है, उसको मानवता के आधार पर इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि उनको, उनके लॉस को तो कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्हें एक बेटर लाइफ आगे फ्यूचर के लिए प्रोवाइड की जा सके। यानी अब यह तय है कि गुजरात पुलिस ने जिन 9 लोगों को गिरफ्तार किया था, अब जांच उनसे भी आगे जाएगी। कल गुजरात पुलिस ने इस पुल को रिपेयर और रखरखाव करने वाली कंपनी के 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। मालिक को लेकर पूछे गए सवाल पर गुजरात पुलिस के अधिकारी कुछ नहीं बोले थे। If you're saying the managers are the accused, the managers have been arrested, why are the owners have been spared? Why their name has not been mentioned in the FIR? Why they are not the accused? मैंने जैसे आपको पहले बताया है, जो पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जिन लोगों का प्राथमिक तबक्के इनका रोल आया है, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है। अभी पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन है मरम्मत के लिए ओनर्स की जिम्मेदारी भी बनती है। इसमें जिसकी जवाबदारी बनेगी उसके विरुद्ध में पुलिस द्वारा भविष्य के अंदर जैसे जैसे स्टेटमेंट आएंगे, एविडेंस इकट्ठे होंगे, पुलिस द्वारा पकड़ा लिया जाएगा। लेकिन अब तो मोदी ने कह दिया है कि किसी भी अधिकारी के दबाव में जांच नहीं होगी, तो यह संभव है कि जांच के लपेटे में इस कंपनी के मालिकान भी आ जाएं। इस मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सिविल अस्पताल भी गए जहां इस हादसे के घायल भर्ती हैं। मोदी ने उनका भी हालचाल जाना, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी अंदर थे तो मीडिया को बाहर ही रोक दिया गया। हम जरा अंदर जाने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए तो उन्होंने यहाँ क्या बात की, उनके मन में क्या सवाल थे, और जो घायल हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या उम्मीद जताई, क्या कहा,
ये सब वो सवाल है जानना चाहते हैं। इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल से निकल चुके हैं। यहां से मिलकर वो अब हाई लेवल मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता पवन नारा अस्पताल के अंदर गए और उन घायलों से मिले जिनका हालचाल जानने के लिए प्रधानमंत्री आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल अस्पताल में पहुंचे, यहाँ मरीजों से मुलाकात की। मोदी जी ने क्या पूछना चाहा, क्या जानना चाहा और क्या कहा? आया तो पूछा कैसे हो, मैं बोला अच्छा हूँ। तबीयत अच्छा है? हाँ अच्छा हूँ। कितना आदमी गया था? मैं बोला हम लोग 6 आदमी गया था। फिर बोला किधर कहाँ पे था जब ब्रिज टूटा? मैं बोला बीचों बीच में था। तो बोला कहाँ से हो? फिर पूछा कहाँ से हो? मैं बोला बंगाल से हो। बस। अच्छा, आप बंगाल से हैं? ने वो पूछा कि वो इतना ट्रैफिक कैसे हो गया, कैसे इतना ट्रैफिक था? तो मैंने बोला कि तो कोई बात नहीं, हमें तो सामने साइड था और ट्रैफिक चलता था फुल और आवाज़ आने लगा। तो ऐसा हुआ और वो आवाज़ 3 बार जोर से आवाज़ आई। घायलों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसपी ऑफिस गए और वहां उन्होंने मोरबी हादसे में अपनों को खोने वाले लोगों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो बहुत भारी मन से इन लोगों से मिल रहे थे। इस दुख की घड़ी में देश का प्रधानमंत्री इन लोगों के साथ खड़ा है। उन्होंने बहुत से लोगों के कंधों पर हाथ रखकर उन्हें ढांढस बंधाया और सांत्वना दी। इस हादसे में राहत और बचाव का काम भी बहुत मुश्किल था। अब तक 134 लोगों के शव बरामद हुए हैं और एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हुई है। हादसे के तीसरे दिन यानी आज भी नेवी और एनडीआरएफ की टीमें नदी में शवों की तलाश करती रहीं। गुजरात में 1 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने वाली सभी टीमों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और उनके काम की सराहना भी की। मोरबी ने ऐसा दर्द देखा है जिससे नरेंद्र मोदी की आंखें आज भी नम हो गईं। प्रधानमंत्री को घायलों ने आप बीती भी सुनाई। वो मृतकों के परिजनों से भी मिले। एक परिवार के 12 सदस्य चले गए, 4 बेटियां, 3 दामाद मारे गए, उनके छोटे छोटे बच्चे भी चले गए। एक मां तो ऐसी है जिसने अपने 2 साल के बच्चे को बुआ के साथ भेजा था, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। मोरबी में ऐसे एक नहीं कई परिवार हैं जो मच्छू नदी में डूब गए। प्रधानमंत्री मोरबी पहुंचे तो अधिकारियों से इन परिवारों का भी ख्याल रखने के लिए कहा। पुलिस ने पुल का रिनोवेशन करने वाली कंपनी के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मालिक भी गिरफ्तार होंगे। प्रधानमंत्री ने आज जो सख्त आदेश दिए हैं उनसे लगता है कि अब ऐसे परिवारों को भी इंसाफ मिल पाएगा। हमने मोरबी के कोने कोने में बिखरे दर्द की एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है। वो उसकी बुआ के साथ कहीं भी जाता था, घूमने गया और फिर आया ही नहीं। मेरा लड़का मुझे कहीं छोड़ के नहीं जाता था। इतनी आसानी से भूल नहीं पाएंगे। नहीं भूलना तो नहीं पाता है कभी। मेरा बच्चा को रस्सी बांधने वाला नहीं है, पूरा परिवार बच्चा है। कोई राखी बांधने वाला नहीं। हम समझ सकते हैं आप। ये तो हमेशा आपको अभी याद आएगा। रक्षाबंधन देती आएगा वो। रक्षाबंधन जरूर तो होगी तो वक्त याद आएगा। 2 बहन थी, उसको भाई नहीं था, ये भाई है। यार आपने भी अपना भाई खोया। हाँ भाई खोया, मैं मेरा भाई खोया, उसको दीदी खोया, भाई भाभी खोया मैंने। सभी भगवान के प्यारे हो गए। मेरा दादा रह गया। बहुत याद कर रहे हैं। मोरबी के कोने कोने में बस ऐसा ही अंतहीन दर्द है। किसी ने बेटी खोई, किसी ने दामाद, किसी ने बच्चे, तो किसी ने तो पूरा परिवार ही खो दिया। कोई अपनी पत्नी का इंतजार ही करता रहा।
ये बच जाए ऐसा प्रे कर रहा था। पर कुछ लास्ट में मैंने 9-10 बजे देखा एकता को वहां, तो बस। हे ईश्वर, मोरबी वालों को ये दुख सहने की क्षमता देना। वो पहले से ही बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं, इसीलिए तो इस दुख की घड़ी में भी ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि ये कर्मों की सजा है। किसको दोषी मानते हो आप? दोषी किसी को नहीं मानते, ऊपर वाला ने कर्म की सजा दी है। कोई मेरा खराब कर्म हो गया होगा। जो टिकट काट रहा था उसने शायद सोचा होगा कि ये ज्यादा लोग हो गए हैं, तो कदाच ही रुक सकती थी। उसका भी क्या दोष दे, वो तो आखिर इंसान है। जो गलतियां भगवान से हो जाते हैं तो इंसान क्या करे। ये शैलेश भाई हैं। इन्होंने इस हादसे में कौन कौन नहीं खोया, साड़ू भाई, पत्नी की बहनें, उनके बच्चे, लेकिन सबसे बड़ा दुख यह है कि इनकी 14 साल की बेटी भी इसका शिकार हो गई। अब पूरे परिवार के साथ छोटी बहन रो रो कर अपनी दीदी को खोज रही है। याद मोरबी के खानपार गांव में मातम पसरा हुआ है। यहां एक ही परिवार के 12 लोगों ने हादसे में जान गंवाई है। दिवाली पर एक ही परिवार की 3 बेटियां अपने पूरे परिवार के साथ मायके आई हुई थीं। रविवार को झूला पुल पर घूमने गए थे, लेकिन पुल टूट गया और परिवार के 12 सदस्य खत्म हो गए। सारे शैलेश भाई के रिश्तेदार थे, उन्हें भी जाना था, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गए। बच्ची पहले भेज दी, वो भी अपने बाकी रिश्तेदारों के साथ खत्म हो गई। शैलेश भाई ये दर्द बयां कर रहे हैं। 7 मोबाइल थे, 4 साली के पास, 3 साधु भाई के पास। उसमें से एक को भी फोन नहीं लगा, व्यस्त हो रहा, कवरेज क्षेत्र के बाहर और स्विच ऑफ बोला। तो भी हमको ये दुर्घटना होगी वो कल्पना नहीं थी। बाद में मेरा एक साधु भाई खानपुर गाँव का है, उसको पता चल गया था, तो उसका फोन आया, आप कहाँ पे हो? मैं बोला कि बस स्टैंड के पास गाड़ी बंद कर उन सभी को फोन करता हूँ, लेकिन किसी को फोन नहीं लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ पे रखो, मैं आता हूँ और आपको फोन करवाता हूँ। बाद में मेरा साला का फोन आया, बहन आप कहाँ हो? हमारी पत्नी के मोबाइल में आया था फोन। उसने बोला कि हम तो बस स्टैंड के पास गाड़ी बंद करके खड़े हैं, उसकी राह देख रहे हैं। मेरे साला ने उसे बोला कि बहन आप बच गई हो, जो आपके दूसरी बहनें और साधु भाई वो सभी पुल टूट गया। तब मेरी पत्नी रोने लगी। मैंने पूछा क्या बात है? तो उन्हें बोला कि बहुत दुर्घटना घट गई है, पुल टूट गया है। उसके बाद 12 सदस्यों में से एक भी नहीं बचा। इसी परिवार की ये सबसे छोटी बहन थी, नाम है एकता। वो भी अपनी बड़ी बहनों से मिलने गई थी। एकता के पति को भी जाना था, लेकिन किसी काम की वजह से वो लेट हो गए और उससे पहले ही उनकी नई बसी बसाई जिंदगी उजड़ गई। वो मेरे साथ में आखिर 4 बजे तक थी और 4 बजे के बाद उसको छोड़कर हम दूसरे यहाँ फंक्शन में गए थे। वहाँ एक माता जी का मांडवा था, वहाँ पर गए थे मम्मी पापा और मैं। उसे छोड़कर हम गए और साथ में क्यों नहीं ले गए ऐसा लग रहा। साथ में ले गए होता तो कुछ नहीं होता। वो वहाँ पर रही और उसके साथ उसके बहन और 4 बहन और सब गए ब्रिज को देखने के लिए और वहाँ पर जाके ये सब हो गया। वो अकेले गए थे, आप नहीं जाने वाले थे साथ? मैं जाने वाला था, लेकिन मेरे यहाँ प्रसंग होने के कारण मैं बोला कि मैं वहाँ प्रसंग में जाके बाद में आऊंगा। तो 8 बजे मैं जाने वाला था, लेकिन ये 6:30-7 बजे तो ये ब्रिज टूट गया और वहाँ ये घटना हो गई।
ये पूरा परिवार खानपार गांव में ही बसा हुआ है। पूरे परिवार की सारी खुशियां एक ही पल में छिन गईं। ये पंकज भाई हैं, जिनके बड़े भाई का पूरा परिवार ही खत्म हो गया। 12 लोगों में इनके भाई भाभी और उनके 2 बच्चे भी शामिल थे। अब पंकज भाई के बेटे को राखी बांधने वाला भी कोई नहीं बचा है। पंकज भाई ये कहते हुए बुरी तरह से रोने लगते हैं। इतनी आसानी से भूल नहीं पाएंगे। नहीं भूलना तो नहीं पाता है कब। मेरा बच्चा को रक्षी बांधने वाला नहीं है, पूरा मेरा बच्चा है। कोई राखी बांधने वाला नहीं। हम समझ सकते हैं आपको। ये तो हमेशा आपको अब याद आएगा। रक्षाबंधन दे दिया जाएगा वो। रक्षाबंधन जरूर तो होगी तो याद आएगा। 2 बहन थी, उसको भाई नहीं था, ये भाई है। आपने भी अपना भाई खोया? हाँ, भाई खोया। मैं मेरा भाई खोया, उसको दीदी खोया, भाई भाभी खोया मैंने। हमेशा चहकने वाले इस गांव में आज मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरा का पूरा गांव शोकग्रस्त है। अब देखिए, गांव जो पूरा एक तरह से एक्टिविटीज से भरा हुआ रहता था, आज पूरा खाली पड़ा हुआ है। क्योंकि गांव में एक साथ एक ही फैमिली के 6 लोगों की मृत्यु हुई है। सिर्फ 6 की नहीं, उनके और दूसरे रिलेटिव जो दूसरे गांव में रहते हैं उनकी भी डेथ हुई है। कुल मिला के एक ही परिवार, 3 बहनें और उनके पति, कुल मिलाकर के 12 लोग एक ही परिवार के, उनकी मृत्यु हुई है। आप समझ सकते हैं इनका दर्द जो है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मोरबी में दर्द की ऐसी एक नहीं कई कहानियां हैं। ये रोहित भाई का परिवार है, जिन पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा है कि उनके घर के 9 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। रोहित भाई के घर में त्रासदी कुछ ऐसी आई कि एक घर से 9 लाशें उठी। परिवार में 2 बेटियां, 2 दामाद, नाते और पोती, इन सब को मिला के 9 लोगों की मौत हो गई। दोनों बेटियां दीपावली के बाद अपने माँ बाप से मिलने आई थी, मोरबी के पुल में गई और वहां दामाद समेत 9 लोगों की मौत हो गई। और इस वक्त में जो तस्वीर देख रहे हैं, ये इस घर का सबसे छोटा पोता है जो अपनी बुआ के साथ पुल पर गया था। इसकी उम्र 2 साल है। इसके अलावा इस घर के 2 दामाद, 2 बेटियां, 3 नाते पोती, उनकी मौत हो गई। ये वो अभागी मां है जिसने अपना सिर्फ 2 साल का बेटा इस हादसे में खो दिया। इसके जीवन में वो सिर्फ 2 साल की खुशियां लेकर आया था। रविवार को बुआ के साथ झूलते हुए पुल पर गया और परिवार के बाकी लोगों के साथ वो भी मारा गया। अब मां हर जगह उसे खोज रही है। बाकी गांव की महिलाएं मुंह पोंछ रही हैं। पूरा का पूरा गांव रो रहा है। वो उसकी बुआ के साथ कहीं भी जाता था, घूमने गया और फिर आया ही नहीं। मेरा लड़का मुझे कहीं छोड़ के नहीं जाता था। लेकिन रोहित भाई झाला की हिम्मत देखिए, वो इस हादसे के लिए किसी को दोषी नहीं मानते, अपने कर्मों की सजा बता रहे हैं। किसको दोषी मानते हो आप? दोषी किसी को नहीं मानते, ऊपर वाला ने उनके कर्म की सजा दी है। कोई मेरा खराब कर्म हो गया होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।